हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल द संजय में। दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था सीखना, जिसका दूसरा नाम होता मैंने अधिगम बताया था। तो उस वाली वीडियो में, इससे पहले जो मैंने वीडियो दोस्तों बनाई है, उस वाली वीडियो मैंने आपको सीखना किसे कहते हैं, सीखना की परिभाषाएँ, सीखने की प्रक्रिया, सीखने की विशेषताएँ और सीखने के सिद्धांत। क्योंकि सीखने के सिद्धांत जो होते हैं दोस्तों, वो दो भागों में बांटे गए थे। पहला बांटा था व्यवहारवादी और दूसरा बांटा था संज्ञानात्मकवादी। ठीक है दोस्तों, अब व्यवहारवादी को पहले पार्ट में पढ़ा चुका हूं। इसके जनक हैं जेबी वाटसन और इसके जनक हैं जीन पियाजे। ठीक है दोस्तों, यानी सीखने की जो सबसे पहले वाली वीडियो मैंने बनाई, उसमें मैंने आपको सीखना किसे कहते हैं, सीखने के प्रकार जो भी हों और सीखने की विशेषताएं, सीखने की प्रक्रिया और सीखने की परिभाषाएं और सीखने के सिद्धांत में आपको व्यवहारवादी पहले पार्ट में पढ़ा चुका हूं। आज मैं आपको दूसरा पार्ट पढ़ाने जा रहा हूं, तो उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा संज्ञानात्मकवादी और तीसरा पॉइंट पढ़ाऊंगा मैं आपको अक्षमता, यानी सीखने की अक्षमता किसे कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा अलेक्सिया, डिसलेक्सिया, अग्रेफिया, डिस्ग्राफिया, अफेजिया, डिस्फेजिया, डिसकैलकुलिया, डिस्थीमिया, डिस्मोर्फिया। यानी यहाँ से क्वेश्चन कंपलसरी मिलेगा दोस्तों। आज की वीडियो में कंपलसरी क्वेश्चन आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे, चाहे आप यूपी टेट दें, चाहे सी टेट दें, चाहे सुपर टेट दें, रीट कोई सा भी एग्जाम दें, टीचिंग के क्षेत्र में आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे। तो दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं संज्ञानात्मकवादी। तब उसमें पहला डालिए आप संज्ञानात्मकवादी। ठीक है दोस्तों, इसके जनक की बात करें तो जीन पियाजे हैं। ठीक है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन उसका यह आता है कि संज्ञानात्मकवादियों ने बल किस पर दिया है, तो मानसिक क्रिया पर बल दिया है। मानसिक क्रियाओं पर बल। ठीक है, अब उसके बाद सबसे पहले हम चलते हैं दोस्तों, इसमें आता है क्षेत्र का सिद्धांत। अब ये क्षेत्र का सिद्धांत दोस्तों दिया था कर्ट लेविन ने। ठीक है दोस्तों, यानी संज्ञानात्मकवादी में सबसे पहला सिद्धांत आता है क्षेत्र का सिद्धांत, और क्षेत्र का सिद्धांत दोस्तों दिया है कर्ट लेविन ने। अब कर्ट लेविन ने जीवन दायरा, यानी एक और दिया है जीवन दायरा, जिसे बोलते हैं लाइफ स्पेस। लाइफ स्पेस का भी वर्णन किया है, यानी व्यक्ति अपने जीवन में किस प्रकार के उद्देश्यों को प्राप्त करता है, क्या करना चाहता है, क्या नहीं करना चाहता है, ये सब उसको उन्होंने कर्ट लेविन ने अपने क्षेत्र के सिद्धांत में नाम दिया है जीवन धारा, जिसका उन्होंने एक फॉर्मूला दिया है, लाइफ स्पेस। देखो, B बराबर FP इंटू E। देखो, अब यहां पर B माना गया है बिहेवियर, F माना गया फंक्शन, P माना गया है पर्सन और E माना गया है इन्वायरमेंट। यानी ये जो पूरा है, यानी एक व्यक्ति अपने पूरे व्यवहार को अपने पूरे क्षेत्र में जो भी डिफाइन करता है, वो क्या कहलाता है, उसका जीवन दायरा। अब उसके बाद इन्होंने एक और स्टेटमेंट दिया है, इन्होंने एक पद बताया है वेक्टर पद। अब वेक्टर पद क्या होता है, वेक्टर पद में उन्होंने ये माना कि यह वह पद होता है जो व्यक्ति को लक्ष्य के पास व दूर ले जाता है।
देखो समझो, ये है क्षेत्र का सिद्धांत। अब क्षेत्र का सिद्धांत किसने दिया? कार्ट-लेविन ने। कार्ट-लेविन ने यानी किस मनोवैज्ञानिक ने जीवन धारा को प्रस्तुत किया है, यानी लाइफ स्पेस को प्रस्तुत किया है? कार्ट-लेविन ने। किस सिद्धांत में प्रस्तुत किया? क्षेत्र के सिद्धांत में। उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था, बी बराबर एफ और कोष्ठक में पी इंटू ई, यानी बिहेवियर, फंक्शन, पर्सन और एनवायरमेंट। अब उन्होंने एक पद और बताया था, वेक्टर पद। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ये आता है कि किस मनोविज्ञान के सिद्धांत में वेक्टर पद का प्रयोग किया गया है? क्षेत्र के सिद्धांत में। अब वेक्टर पद किसे कहते हैं कि यानी यह वह पद होता है जो व्यक्ति को लक्ष्य के पास और दूर ले जाता है। कभी कभी हम जैसे किसी की तैयारी करते हैं, जब हमारी तैयारी अच्छी हो जाती है तो हमें ये लगता है कि हम इस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन बीच में कोई ऐसी घटना घट जाती है इससे फिर हम दूर हट जाते हैं और सीखना बंद हो जाता है, तो उससे हम दूर चले जाते हैं। उसको क्षेत्र के सिद्धांत में लेविन ने क्या नाम दिया? वेक्टर पद। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? आगे चलते हैं। उसके बाद आता है चिन्ह का सिद्धांत। साइन का सिद्धांत, संभावना का सिद्धांत, प्रतिदर्श का सिद्धांत। ठीक है, सीखने का सिद्धांत, इन सबके जनक हैं टॉलमैन। ठीक है दोस्तों, अगर उसने पूछा कि चिन्ह का सिद्धांत किसने दिया है, साइन का सिद्धांत किसने दिया है, संभावना का सिद्धांत किसने दिया है, प्रतिदर्श का सिद्धांत किसने दिया है, सीखने का सिद्धांत किसने दिया है, इन सबके जनक माने जाते हैं टॉलमैन। और टॉलमैन के जो एक सिद्धांत है टोपोलॉजी, यानी टॉलमैन ने अपने सिद्धांत में एक शब्द का प्रयोग किया, टोपोलॉजी। और टोपोलॉजी की अवधारणा का संबंध, यानी इसका संबंध गणित से है। ठीक है दोस्तों, अगर उसने पूछा कि चिन्ह का सिद्धांत किसने दिया है, साइन का सिद्धांत किसने दिया है, संभावना का सिद्धांत किसने दिया है, प्रतिदर्श का सिद्धांत किसने दिया है, या सीखने का सिद्धांत किसने दिया, तो इनके जनक माने जाते हैं टॉलमैन। और टॉलमैन ने अपने सिद्धांत में टोपोलॉजी शब्द का भी प्रयोग किया है। अगर क्वेश्चन ये आता है कि टोपोलॉजी शब्द यानी टोपोलॉजी की अवधारणा को किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया है, टॉलमैन ने प्रस्तुत किया। अब टोपोलॉजी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो उन्होंने इसका जो अर्थ है, जो इसका जो संबंध है, वो किससे जोड़ा है? गणित से जोड़ा है। क्लियर है दोस्तों? अब एक क्वेश्चन ये आता है कि जो टॉलमैन का सिद्धांत है वो किस पर आधारित है, तो एक आता है समग्रवाद, दूसरा आता है प्रयोजनवाद, तीसरा आता ज्ञानात्मक उद्देश्य और उद्देश्यात्मक। ज्ञानात्मक व्यवहार और उद्देश्यात्मक व्यवहार, यानी इन सब पर टॉलमैन का सिद्धांत, टॉलमैन का सिद्धांत आधारित है। ठीक है दोस्तों, समझो, अगर उसने इनमें से कोई सा भी एक नाम दिया और फिर पूछा है कि किसका सिद्धांत है, टॉलमैन का। टोपोलॉजी की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? टॉलमैन ने। टोपोलॉजी किसका संबंध है? गणित से है। अब टॉलमैन का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर आधारित होता है, तो या तो समग्रवाद देगा, या प्रयोजनवाद देगा, या ज्ञानात्मक व्यवहार देगा, या उद्देश्यात्मक व्यवहार देगा। यानी अगर उसने ये बोला है कि भारतीय पाश्चात्य दर्शन में प्रयोजनवाद पर किस मनोवैज्ञानिक का सिद्धांत आधारित है? टॉलमैन का, क्योंकि प्रयोजनवाद है। समग्रवाद पर किस सिद्धांत का आधारित है? टॉलमैन का। ज्ञानात्मक व्यवहार की विशेषता किसने बताई है? टॉलमैन ने। उद्देश्यात्मक व्यवहार पर बल किसने दिया है? टॉलमैन ने। ये टॉलमैन है। आगे चलते हैं दोस्तों। देखो तीसरा सिद्धांत आता है सामाजिक विकास का सिद्धांत।
इसके जनक हैं वाइगोत्स्की। ठीक है दोस्तों, अब इस वाले सिद्धांत में इन्होंने अवस्थाएं बताई हैं 3। देखो दोस्तों कौन कौन सी, समझो 3 अवस्था कौन कौन सी है। पहला है शैशवावस्था, दूसरा है बाल्यावस्था, तीसरा है किशोरावस्था। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद समझना दोस्तों, अगर इस सामाजिक विकास की बात आती है तो रहन सहन, रीति रिवाज, समाज, समुदाय, विचार, आदतें। अगर आप सीटेट का पेपर देंगे, सामाजिक विकास, पिछले यूपीटेट सीटेट में यही पूछा गया है कि सामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? वाइगोत्स्की ने। वाइगोत्स्की ने सामाजिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? 3 अवस्थाएं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। अगर इस सिद्धांत की बात तो, वाइगोत्स्की की बात तो या तो रहन सहन शब्द आए, या रीति रिवाज आए, समाज, समुदाय, विचार, आदतें, इनमें से कोई सा भी एक शब्द अगर किसी क्वेश्चन में आ रहा है, फिर ये पूछ रहा है ये किस सिद्धांत को टारगेट कर रहा है, तो आपको सामाजिक विकास लगाना। अगर ये नहीं पूछता, ये पूछता कि किस मनोवैज्ञानिक ने बताया, तो आपको वाइगोत्स्की बताना है। यानी कि रहन सहन हम किस में बात करते हैं? समाज में। रीति रिवाज किस में चलते हैं? समाज में। समाज में आता है। समुदाय, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के समूह को समुदाय कहते हैं, जो एक निश्चित भूभाग पर रहता है, जिसमें हम की भावना पाई जाती है। अब विचारों का आदान प्रदान किस में होगा? जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होंगे तभी तो विचारों का आदान प्रदान होगा। समाज की परिभाषा क्या होती है कि 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के समूह को समाज कहते हैं, जिसमें मैं की भावना पाई जाती है। हमारी आदतें, हमारी कैसी आदतें, अच्छी हैं, बुरी हैं, क्या जो भी हो, वो सब कौन व्यक्ति पहचानता है? सामाजिक विकास। क्लियर है दोस्तों? आगे चलते हैं। नेक्स्ट, तीसरा, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। बड़ा इंपॉर्टेंट है, पिछले यूपीटेट में पूछा गया। अल्बर्ट बंड्यूरा। नेक्स्ट, मनु सामाजिकता का सिद्धांत। पिछले सुपरटेट में पूछा गया दोस्तों। एरिक्सन। भाषा विकास का सिद्धांत। चोम्स्की। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। जीन पियाजे। ठीक है दोस्तों, समझना। देखो दोस्तों, अब उसने पूछा कि सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है? अल्बर्ट बंड्यूरा। बड़ा इंपॉर्टेंट है। मनोसामाजिकता का सिद्धांत किसने दिया? एरिक्सन ने। सामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? वाइगोत्स्की ने। भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया है? चोम्स्की। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? जीन पियाजे। जीन पियाजे का अपना चैप्टर है दोस्तों अलग, जिससे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत कई बार पूछेंगे, जैसे 2 से 3 क्वेश्चन तो आते हैं इससे, तो इसका एक अपना अलग चैप्टर है। इसको मैं अलग से डिफाइन करूंगा, अलग से आपको पढ़ाऊंगा। जीन पियाजे क्या होता है, नैतिक विकास क्या होता है, और सामाजिक विकास क्या होता है। उन तीनों को मैं अलग अलग डिफाइन में करूंगा। मैं थोड़ा यहाँ पर आपको बता देता हूँ। जो जीन पियाजे थे वो मनोचिकित्सक थे। कौन थे? मनोचिकित्सक। और ये कहाँ के निवासी थे? स्विट्जरलैंड के। स्विट्जरलैंड के। अब इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई। कितनी अवस्था बताई दोस्तों? 4। मैं बस आपको यहाँ पर 4 अवस्थाएं बता दे रहा हूँ। बाकी डिटेल में जब मैं इसका एक चैप्टर में एक वीडियो बनाऊंगा तब आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा संज्ञानात्मक विकास में क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता। आज मैं आपको बस इतना ही बता दे रहा हूँ। तो इसकी 4 अवस्थाएं, पहली है संवेदीगामक,
जिसका दूसरा नाम होता है इंद्रिय जनित अवस्था। दूसरा है पूर्व या प्राक संक्रियात्मक अवस्था। तीसरी है मूर्त, ठोस, स्थूल, कंक्रीट, संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, लास्ट में आती है अमूर्त या औपचारिक या रूप संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है दोस्तों, अब इनके समय की बात कर लें तो इसका समय 0 से 2 वर्ष, इसका समय 2 से 7 वर्ष, इसका समय 7 से 11 वर्ष और इसका समय 11 से 15 वर्ष। ठीक है दोस्तों, मैं आपको इतना ही बता दे रहा हूँ कि जीन पियाजे के संज्ञान विकास के जनक कौन है। जीन पियाजे कहाँ के निवासी थे? मनोज चिकित्सक थे। कहाँ के निवासी? स्विट्जरलैंड के। और इन्होंने कितनी अवस्था बताई है? संवेदीगाम यानी 4 संवेदीगाम के इंद्रियजनित अवस्था, पूर्व या प्राक संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त, ठोस, स्थूल, कंक्रीट या संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त या औपचारिक या रूप संक्रियात्मक अवस्था। अगर उसने पूछा कि संवेदीगामक अवस्था का समय कितना है तो आपको लगाना 0 से 2 वर्ष। अगर उसने पूछा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का समय कितना है, 2 से 7 वर्ष। अगर उसने पूछा ठोस या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का समय कितना है दोस्तों, तो 7 से 11 वर्ष। अगर उसने पूछा अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था का समय कितना है, तो 11 से 15 वर्ष। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। देखो दोस्तों, 7वां, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, समझ का सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत, अचानक का सिद्धांत, आरोपण का सिद्धांत, समग्राकृति का सिद्धांत, प्रत्यक्षीकरण का सिद्धांत, प्रत्यक्षीकरण का सिद्धांत, गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत, ठीक है दोस्तों, इनसाइड थ्योरी, इतने नामों से जाने थे। यानी पहले अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, समझ का सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत, अचानक का सिद्धांत, आरोपण का सिद्धांत, समग्राकृति का सिद्धांत, प्रत्यक्षीकरण का सिद्धांत, गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत, इनसाइड थ्योरी। यानी इन सब के जो जनक माने जाते हैं कोहलर, कोफ्का, बर्दिमर। यानी अगर इनमें से किसी एक का भी नाम आता है तो आपको लगाने कोहलर, कोफ्का, बर्दिमर। अब इन तीनों की जो पहचान होती है वो होती है गेस्टाल्टवादी से। एक होती है गेस्टाल्टवादी से, गेस्टाल्ट। ठीक है दोस्तों,
अगर उसने बोला कि अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया, तो एक ऑप्शन हमारा कोहलर, दूसरे हमारा कोपका, तीसरे हमारा बर्दिमर और चौथे हमारा गेस्टाल्टवादी। तो आपको लगाना गेस्टाल्टवादी, क्योंकि गेस्टाल्ट, इन तीनों की जो पहचान होती है वो गेस्टाल्टवाद से होती है। और गेस्टाल्टवाद को इंग्लिश में बोला जाता है इनसाइट। और इनसाइट ये कहाँ का शब्द है? जर्मनी का, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है, जिसका अर्थ होता है पूर्णाकार या समग्राकृति। दोबारा समझना दोस्तों, अगर उसने पूछा इनमें से किसी एक का नाम लिया और ये इसके जनक कौन है, कोहलर, कोपका, बर्दिमर, इन तीनों की पहचान किससे हुई है? गेस्टाल्टवाद। गेस्टाल्टवाद को इंग्लिश में क्या बोला था? इनसाइट। इनसाइट किस भाषा का शब्द है? जर्मन का। जर्मन की भाषा शब्द का अर्थ क्या होता है इनसाइट का? पूर्णाकार या प्रत्यक्षीकरण। ठीक है दोस्तों, अब गेस्टाल्टवाद की नींव किसने रखी? समझना दोस्तों, यानी गेस्टाल्टवाद की नींव किसने रखी? तो नींव रखी थी बर्दिमर ने, लेकिन प्रयोग किसने किए थे इस पे? तो प्रयोग किया था कोहलर ने। ठीक है दोस्तों, अब उसने पूछा गेस्टाल्टवाद की नींव किसने रखी, तो लगानी है बर्दिमर। गेस्टाल्टवाद में प्रयोग किसने किया? तो कोहलर ने किया। अब इन्होंने प्रयोग कितने प्रकार के किए थे? 2 प्रकार के। एक तो था बॉक्स संबंधी और दूसरा था छड़ी संबंधी। ठीक है दोस्तों, सुनो, अब कोहलर ने जो प्रयोग किया था वो किस पे किया था? समझना दोस्तों, तो वो किया था चिंपैंजी पर, जिसके 2 नाम थे। एक तो नाम था सुल्तान और एक था बनमानस। इतने डायग्राम में से दोस्तों आपको 2 क्वेश्चन आराम से मिलेंगे, समझो। अगर उसने पूछा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, समझ का सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत, अचानक का सिद्धांत, आरूपण का सिद्धांत, समग्राकृति, इनमें से कोई सा भी एक आए, इसके जनक कौन है? कोहलर, कोपका, बर्दिमर। ठीक है दोस्तों, इन तीनों की पहचान किससे होती है? गेस्टाल्टवाद से। अब गेस्टाल्टवाद को इंग्लिश में क्या बोला था? इनसाइट। इनसाइट कहाँ का शब्द है दोस्तों? जर्मनी का। इनसाइट का शाब्दिक अर्थ क्या बताया मैंने? पूर्णाकार या समग्राकृति बताया दोस्तों। अब उसके बाद हम आते हैं कि गेस्टाल्टवाद की नींव किसने रखी दोस्तों? तो नींव रखी बर्दिमर ने। अगर गेस्टाल्टवाद की नींव किसने रखी? बर्दिमर ने, लेकिन प्रयोग किसने किए? कोहलर ने। अब कोहलर ने जो प्रयोग किए थे वो कितने प्रकार के किए थे? 2 प्रकार के किए थे। कौन कौन से? एक तो बॉक्स संबंधी और एक छड़ी संबंधी। अब कोहलर ने जो प्रयोग किया था वो किस पे किया था? चिंपैंजी पे किया था। चिंपैंजी का नाम क्या था? एक तो नाम सुल्तान था, एक का नाम बनमानस। अब ये 2 प्रकार के प्रयोग किए थे, तो बॉक्स संबंधी को समझें। इसमें क्या होता कि इसमें एक जो चिंपैंजी था उसको एक कमरे में बंद कर दिया, उसमें थोड़े बहुत बॉक्स डाल दिए गए और उसके कमरे की छत पर केले लटका दिए गए। अब जैसे ही बनमानस यानी चिंपैंजी ने देखा उस पर केले हैं, तो वो उछक के मतलब उनको पकड़ने लगा, लेकिन उसके हाथ से पहुँचते दूर थे, तो वो एक उस पर बॉक्स पे ऊपर बैठ जाता है। तो वो देखता है कि मैं ज़मीन से थोड़ा ऊपर हूँ, बॉक्स में बैठा होता है, तो वो फिर बॉक्स में खड़े होकर केलों को पकड़ना चाहता है, लेकिन वो थोड़ा उससे ऊपर और पहुंच जाता है। तो उसने पूछा कि ये कुछ ना कुछ बात है, फिर उसने दूसरा बॉक्स उसके ऊपर रखा, फिर तीसरा बॉक्स रख के ऐसे केले को प्राप्त कर लिए। जब उसके दिमाग में ये बात आ रही थी कि इस बॉक्स पर रख के मैं केले प्राप्त कर सकता हूँ, तो वो अचानक से तो आ रही थी, सूझ या समझ से ही तो आ रही थी, अंतर्दृष्टि से ही तो आ रही थी, अचानक से आना, तो ये अचानक से ही तो आ रही थी। एक होता छड़ी संबंधी। छड़ी संबंधी में क्या था कि चिंपैंजी को एक पिंजड़े में बंद कर दिया जाता, पिंजड़े के बाहर एक केले रख दिए जाते। अब केले रख दी जाती तो उसमें एक छड़ी डाल दी जाती। छड़ी आपने देखी होगी ऐसे जुड़ भी जाती है, ऐसे अपने आप ही टूट जाती है, जैसे हम ऐसे तोड़ मरोड़ के रख लेते हैं, फिर उनको ऐसे ही जोड़ कर लेते हैं। तो ऐसी छड़ी को रख दिया। तो चिंपैंजी जब उसने देखा बाहर केले रखे, तो वैसे हाथ से पकड़ खींचने लगा। अब खींचने लगा तो उसकी पहुँच से बहुत दूर थे, तो उसमें एक जो पिंजड़े में छड़ी पड़ी हुई थी, वो छड़ी को उससे खेलने लगा। अब खेलने के बाद जैसे ही देखता तो 2 उसकी ऐसे जुड़ जाती हैं, यानी वो ऐसे जुड़ जाती। तो उसने देखा पहले तो ये छोटी सी, अब बड़ी हो गई, तो ऐसे धीरे धीरे करके वो सबको जोड़ लेता है और जोड़ से वो छड़ी को खींच लेता है और केलों को खींच लेता है। तो ये कैसे आया? अचानक से ही तो आया। यानी जब हम किसी समस्या का समाधान करते हैं और उस समस्या को समाधान करते करते उस समस्या का समाधान नहीं हो जाता, फिर हम थक कर वहाँ पर बैठ जाते हैं, तो अचानक से हमें समझ में आता है अरे इसका आंसर तो ये है। यानी इसका तात्पर्य ऐसे भी हो सकता है, जब आपकी कोई ऐसी वस्तु
जिसे आप देकर किसी को भूल चुके हैं, लेकिन अब वो आपके प्रयोग में नहीं आ रही है, लेकिन 10 दिन बाद 15 दिन बाद वो उसको आपकी ज़रूरत पड़ती है, तब आप अपने पूरे घर में देखते हैं लेकिन आपको कहीं पर भी नहीं मिल पाती। फिर आप थक कर बैठ जाते हैं, तब फिर अचानक से आपको याद आता है, अरे वो वाली वस्तु तो मैंने अपने दोस्त को दे दी थी। जो अचानक से याद आया है वो कौन सा सिद्धांत कहलाता है? अंतर्दृष्टि का सिद्धांत या अचानक का सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, ये थे संज्ञानात्मकवादी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। नोट डाल के देखो, पहला, प्रथम मानव व्यवहारवादी, यानी प्रथम मानव व्यवहारवादी किस मनोवैज्ञानिक को बोला गया? अल्बर्ट बंडूरा को। अल्बर्ट बंडूरा को। दूसरा, व्यवहारवाद पावलोव की जांच का परिणाम है। ठीक है दोस्तों। तीसरा, प्रथम मानव व्यवहारवादी, प्रथम मानव व्यवहार संज्ञानात्मकवादी परामर्श, इसके जनक कौन है? एल्बर्ट एलिस। अब इन्होंने एक वो दिया था, इसको बोला जाता है रैप्ट के जनक कौन है? एल्बर्ट एलिस, जो अभी ये वाला जो मैंने लिखा है। अब रैप्ट की फुल फॉर्म क्या होती है? रेशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी। ठीक है दोस्तों, ये नोट में है। अगर उसने पूछा प्रथम मानव व्यवहारवादी कौन है, तो अल्बर्ट बंडूरा है। मानव व्यवहार यानी व्यवहारवाद की जो स्थापना की वो किसकी परिणाम है? वो पावलोव की जांच का परिणाम है। प्रथम मानव व्यवहार संज्ञानात्मकवादी जनक कौन है? परामर्श कौन है? एल्बर्ट एलिस ने क्या बोला? रैप्ट की फुल फॉर्म क्या है? ये है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अब दोस्तों आता है नेक्स्ट, सीखने की अक्षमता। या निस्सत्तता। दोस्तों ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। चाहे आप कोई सा भी टेस्ट ले लें, यूपी टेट हो, सी टेट हो, सुपर टेट हो, केवीएस हो, एनबीएस हो, रीट हो, DSSS, कोई सा भी हो, यहाँ से कंपलसरी आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिलने की चांस होती है। सी टेट में पिछली बार 2 पूछे गए थे, हर बार आता है, तो इसको आप इंपॉर्टेंट डाल लेना। ठीक है ना। अब वो इसके जनक की बात करें तो हैविंग स्टड है। अगर वो आपको इसके जनक की बात करे तो इसके जनक कौन लगाने? आपको हैविंग स्टड लगाने। अब देखो अक्षमता होती कौन कौन सी हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले देखो हम इधर से बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मौखिक की। मौखिक की 2 हैं, एक है अफेजिया और एक है डिस्फेजिया। दूसरी आती है पढ़ने की 2 हैं, एक है अलेक्सिया एक है डिसलेक्सिया। तीसरी आते हैं लिखने की,
अग्रेफिया, डिस्ग्राफिया, अप्रेक्सिया, डिप्रेक्सिया। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं हम गणित की। वर्बल, डिस्कैलकुलिया, ग्राफिकल डिस्कैलकुलिया, लेक्सल डिस्कैलकुलिया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम आते हैं 5वां, डिस्थीमिया। ये होती है गंभीर तनाव या मानसिक तनाव, मानसिक तनाव। उसके बाद आती है अनेक्सिया, सांस लेने में कठिनाई, सांस लेने में कठिनाई। एक आती है क्वाड्रिप्लेगिया। इससे क्या होता है, इससे पूरा शरीर प्रभावित होता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आते हैं हम यहाँ पर बात करते हैं 8वें की, डिस्मोर्फिया। इसमें क्या होता है, व्यक्ति को भ्रम हो जाता है कि उसके शरीर का कोई एक अंग छोटा है। ठीक है दोस्तों, एक आता है शारीरिक गतिक कौशल, जिसको बोलते हैं हम अप्रेक्सिया, जिसको दोस्तों बोलते हैं हम अप्रेक्सिया। जैसे शारीरिक गतिक कौशल कौन से होते हैं दोस्तों, जैसे व्यायाम हुआ, नृत्य हुआ, सर्कस हुआ, यानी जितने भी हम अपने शरीर का प्रयोग करते हैं जो कार्य करने के लिए, वो किस में आता, शारीरिक गतिक कौशल अप्रेक्सिया। एक और रह गया दोस्तों 10 वाला, काइनेस्थेटिक डिसलेक्सिया। काइनेस्थेटिक डिसलेक्सिया, इसमें क्या होता है दोस्तों, पेंसिल पकड़ने में कठिनाई। ये इतनी सारी अक्षमता है दोस्तों, इनमें से आपको कंपल्सरी 2 से 3 क्वेश्चन मिलते हैं। अब इनको समझना। अगर उसने पूछा कि सीखने की अक्षमता या निःशक्तता के जनक कौन है, तो दोस्तों आपको लगाना है हैविंग स्टड। अब सबसे पहले हम बात करते हैं मौखिक की। तो मौखिक किसे कहते हैं, मौखिक की होती है अफेजिया डिस्फेजिया, यानी कोई एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी बात को प्रकट करना चाह रहा है, अपने विचारों को प्रकट करना चाह रहा है, लेकिन वो अपने विचार खुलकर नहीं प्रकट कर पा रहा है, यानी उसकी बात हमारी समझ में नहीं आ रही, वो शब्दों को चबा चबा कर बोल रहा है या बड़बड़ा रहा है, तो उस समय कौन सी अक्षमता पाई जाएगी, अफेजिया या डिस्फेजिया। क्लियर है दोस्तों, यानी शब्दों को चबा चबा कर बोलना या बड़बड़ाना कौन सी अक्षमता कहलाती है, अफेजिया डिस्फेजिया। किससे संबंधित है, मौखिक से। अब आती है पढ़ने की, यानी एक बालक
जब लकड़ी को लड़की पढ़ता है, एक बालक जब लड़की को लकड़ी पढ़ता है तो कौन सी अक्षमता पाई जाती है? अलेक्सिया या डिसलेक्सिया। यानी पढ़ने से संबंधित कोई भी बालक कोई भी गलती करता है तो वो कौन सी अक्षमता पाई जाती है? अलेक्सिया, डिसलेक्सिया। अब लिखने से संबंधित जब एक बालक यहाँ पर W को M लिखता है, यानी W को M लिख रहा है, या फिर ऐसे समझ लो कि वो बाज को 100 लिख रहा है, यानी लिखने में वो गलती कर रहा है, तो कौन सी पाई जाएगी? अग्रेफिया, डिस्ग्राफिया। ध्यान रखना, अगर एक बालक W को M लिख रहा है और बाज को 100 लिख रहा है तो कौन सी अक्षमता पाई जाएगी? अग्रेफिया। अग्रेफिया किससे संबंधित होती है? लिखने से। अब गणित से संबंधित कौन सी होती है? कैलकुलेशन या डिसकैलकुलिया। अब वर्बल कौन सी होती है? वर्बल वो होती है कि ऐसे व्यक्ति जो गणित को मौखिक पढ़ाते हैं, जब गलती करते तो वर्बल होती है। ग्राफिकल उसे कहते हैं जब हम कोई गणित लिख कर पढ़ाते हैं, जैसे मैं आपको लिख रहा हूं, लेकिन यहाँ पर अगर मैथ की क्लास होती तो कौन सी होती? ग्राफिकल। लेक्सल उसे बोला जाता है दोस्तों कि हम बोलते भी चलते हैं और लिखने भी चलते हैं, यानी जब हम एक साथ बोलते हुए लिखते हुए कार्य करते हैं तो कौन सी अक्षमता कहलाती है? लेक्सल। ठीक है दोस्तों, आगे आते हैं। अब डिस्थीमिया किसे कहते हैं, यानी डिस्थीमिया किससे लिए प्रयोग की जाती है? तो गंभीर तनाव और मानसिक तनाव, जो आपने दार्शनिक देखे होंगे, जो ज़्यादा सोचने वाले होते हैं, सोचते सोचते उनके दिमाग में दर्द होता है, या ज़्यादा गहराई से अध्ययन करने वाले होते हैं, तो उनमें कौन सी अक्षमता पाई जाती है? डिस्थीमिया, यानी मानसिक तनाव या गंभीर तनाव से संबंधित कौन सी अक्षमता पाई जाती है? डिस्थीमिया। अनेक्सिया किसे कहते हैं, यानी सांस लेने में कठिनाई, सांस लेने में कठिनाई जो अक्षमता पाई जाती है दोस्तों, वो कौन सी है? अनेक्सिया। अब क्वाड्रिप्लेगिया होती है। क्वाड्रिप्लेगिया से क्या होता है? पूरा शरीर प्रभावित होता है। जैसे पैरालिसिस का आपने नाम सुना होगा, पैरालिसिस जब भी होता है तो पूरा शरीर प्रभावित होता है, जब भी दौरा आता है तो हमारा पूरा शरीर प्रभावित होता है, तो उससे संबंधित कौन सी अक्षमता पाई जाती है दोस्तों? क्वाड्रिप्लेगिया। समझ में आया? आगे चलते डिस्मोर्फिया। डिस्मोर्फिया में क्या होता है दोस्तों कि व्यक्ति को यह भ्रम हो जाता है कि उसके शरीर का कोई एक अंग छोटा है, यानी उसके मन में ये डाउट रहता है कि यार मेरे पैर की उंगली छोटी है, मेरे हाथ का नाखून छोटा है, यानी मेरे शरीर का कोई ना कोई एक अंग छोटा है। इस भ्रम की बीमारी में जो रहता है वो इस अक्षमता को क्या कहते हैं? डिस्मोर्फिया। एक आते हैं शारीरिक गतिक कौशल, जिसका नाम है अप्रेक्सिया। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने भी लिखवाया आपको अप्रेक्सिया, आपको डाउट में हो रहा होगा, एक यहाँ पर भी लिखवाया है। अगर वो इसकी बात करेगा दोस्तों तो इसकी बात नहीं करेगा, फिर ये ऑप्शन में नहीं आएगा। अगर ये ऑप्शन में आएगा तो फिर ये ऑप्शन में नहीं आएगा, मानते हैं। लेकिन ज़्यादातर इसकी जो पहचान होती है अप्रेक्सिया से शारीरिक गतिक कौशल से होती है। कैसे? कोई व्यक्ति व्यायाम कर रहा है या डांस कर रहा है या सर्कस कर रहा है, तो इस टाइम ये जो भी कार्य क्रिया कर रहा है तो किसका प्रयोग कर रहा है? शरीर का। यानी शरीर से संबंधित व्यक्ति जिस प्रक्रिया जिस क्रिया को करता है उस समय कौन सी अक्षमता पाई जाती है? अप्रेक्सिया। एक होती है काइनेस्थेटिक डिसलेक्सिया। वो क्या होता है कि इसमें बालक पेन या पेंसिल पकड़ने में कठिनाई का अनुभव करता है। कैसे दोस्तों? छोटा बच्चा है, पेन नहीं पकड़ पाता, पहले हम उसे ऐसे डॉट रखना सिखाते हैं, फिर ऐसे ऐसे करना सिखाते हैं, फिर ऐसे, फिर वो ऐसे जोड़ना सिखाते हैं। यानी जो पेन और पेंसिल पकड़ने में जो कठिनाई का अनुभव करता है उसे कौन सी अक्षमता पाई जाती है? काइनेस्थेटिक डिसलेक्सिया। ये था दोस्तों सीखना, सीखने के सिद्धांत बता दिए मैंने, और सीखने के अक्षमता, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको कंपल्सरी 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।